हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 8 जुलाई 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। और प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग एचएसएससी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो सीईटी मेंस के लिए एक गारंटी बैच या क्रैश कोर्स आपके लिए स्टार्ट किया है। बहुत ही वैल्यूबल कोर्स है, अगर आपने इसे नहीं लिया है तो ले सकते हैं। और इसके प्राइजेस भी जल्द ही बढ़ने वाले हैं। ये 10 जुलाई तक के ये प्राइजेस हैं। 10 जुलाई तक ये केवल आपको 500 रुपये का ही बैच मिलने वाला है, जिसमें कंप्लीट आपका कोर्स रहेगा। आसानी से इसको पढ़ के आप लोग मतलब इतना पढ़ जाइएगा, मोर देन सफिशिएंट है ये, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद इसके प्राइजेस बढ़ जाएंगे, तो इससे पहले आप लोग जो है ना इस कोर्स को ले सकते हैं स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे विजिट करके। प्यारे दोस्तों, कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हाल ही में गांव मुगलपुरा स्थित प्राचीन टिले का निर्माण, प्राचीन टिले को हरियाणा सरकार ने गजट नोटिफिकेशन के तहत संरक्षित घोषित किया है। ये गांव हरियाणा के किस जिले का है? तो ये गांव हरियाणा के हिसार जिले का है। और हिसार जिले के उकलाना के अंदर पड़ता है ये वाला गाँव, ठीक है। और आज का पहला करंट अफेयर स्टार्ट करें उससे पहले आपको खैर याद है ही कि इस बार हरियाणा के अंदर मैंगो मेला लग रहा है। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल इसी में बना लेता हूं कि हरियाणा के अंदर इस बार यानी कि 2023 के अंदर कौन सवा आम मेला लग रहा है? तो अगर आप रेगुलर मुझे फॉलो करते हैं ना, तो पिछली बार मैंने पढ़ाया था तुम्हें 29वां आम मेला, तो उसी हिसाब से इस बार एक आगे बढ़ गए, तो मतलब 30वां आम मेला है। ये देखो यहाँ छुटकू सा लिखा भी हुआ है ये राइस बैनर में, 30वां मैंगो मेला कहाँ लगता है सर? ये यादविंदर गार्डन में। सर यादविंदर गार्डन कहाँ पे है? पिंजौर में। सर यादविंदर गार्डन को बनाया किसने था? फिदई खान ने। किसके काल में? औरंगजेब काल में। क्या पूरा करवाया उन्होंने? नहीं। पूरा किसने करवाया? महाराजा यादविंदर ने। कौन सी शताब्दी में? 17वीं शताब्दी के दौरान। ये आम मेला कब से कब तक लग रहा है? ये 7, 8, 9 जुलाई को, ठीक है ना। और इसके अंदर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, जैसे कि 7 जुलाई को शाम 6:30 बजे नवदीप वडाली और भी कुछ लोग। इसके अलावा 8 जुलाई को सांस्कृतिक उपहार, और 9 जुलाई को प्रभ गिल और चंद्र बरार, ऐसे कुछ करके सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करवाए जा रहे हैं। सर इसका उद्घाटन किसने किया? श्री जयप्रकाश दलाल ने किया, जो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है हरियाणा के। इसके अलावा और कौन उपस्थित थे यहाँ पे? एक अध्यक्ष थे हरियाणा पर्यटन निगम के, इनका नाम है अरविंद यादव। इनसे ज़्यादा जरूरी ये नाम है आपके एग्जाम के लिए याद करना, क्योंकि ये तो देखो सबको याद है, ये याद करना है। हरियाणा पर्यटन निगम के अध्यक्ष कौन है? श्री अरविंद यादव। सर ये मेला जो है ना, इसमें मतलब क्या होगा मेले के अंदर? मतलब क्या होता है? देखो आम की अलग अलग प्रकार की किस्में हैं, इस तरीके से देखो आप देख रहे होंगे स्टॉल के ऊपर दिखाई जाती है। तो सर फिर एक बात बताओ, अभी आपने फल उत्सव करवाया था, उसमें और इसमें क्या फर्क है? उसमें हर एक प्रकार के विभिन्न प्रकार के फल है, उनकी वैरायटी थी, इसमें केवल आम की वैरायटी है। लोग खा के भी देख रहे हैं आम, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा रोमांचक प्रतियोगिताएं स्कूली बच्चों के लिए है, शिल्प बाजार है, बच्चों के झूले हैं, व्यंजन वगैरह है, रोमांचकारी शाम वगैरह है। तो ये हर साल मेला लगता है आपका, जो जुलाई के महीने के अंदर ये लगता है हर बार। तारीख कोई फिक्स नहीं होती है, पर हाँ हरियाणा पर्यटन निगम के द्वारा इसको हर साल आयोजित करवाया जाता है। पेपर में भी सवाल बहुत बार आ चुका है कि मैंगो मेला कहाँ लगता है, तो आप बता सकते हैं इसे। हरियाणा में हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में कितने करोड़ से अधिक के अनुबंधों को हाल ही में मंजूरी दी गई है? तो टोटल इसके अंदर जो है ना मंजूरी दी गई है 203 करोड़ से भी ज़्यादा अनुबंधों को, जिसमें से 45 MLD STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है ना, वो बादशाहपुर की मरम्मत के लिए है। गांव शाहजहांपुर, चांदपुर, दलेलगढ़ और घोरसाना की राजस्व संपदा के लिए यमुना नदी का बाढ़। फरीदाबाद में 10 MLD के 4 रेन्यूअल की स्थापना। रोहतक में महमबेरी रोड क्रॉसिंग पर NH709 एक्सटेंशन पर वाहन अंडरपास का निर्माण। पुलिस लाइन जींद में 42 टाइप 2, 36 टाइप 3 और 6 टाइप 4 रॉ हाउस ट्रिपल स्टोरी मकानों का निर्माण। पुलिस लाइनों के अंदर ही कुछ ऐसे सिरसा के अंदर भी जो मकान है उनके निर्माणों की मंजूरी मिली है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने एक और पहल की है कि SDM और DRO को भी जमीनों की रजिस्ट्री करने की पावर दे दी गई है। अब ये इन अधिकारियों के पास में जमीन की रजिस्ट्री करने के जो है ना वो अधिकार होंगे। काफी बड़ी बात है ये, और ये सवाल डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देसी गाय की खरीद पर 25,000 रुपये तक की सब्सिडी व प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए 4 बड़े ड्रमों के लिए हरियाणा में हर किसान को कितने हजार रुपए दिए जा रहे हैं? तो हरियाणा के अंदर हर किसान को इसके लिए टोटल 3,000 रुपये दिए जा रहे हैं।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि इसके बारे में मैंने पहले 2-3 बार जिक्र कर दिया, अब फिर से ये न्यूज़ में था। 3,000 रुपये दिए जा रहे हैं किसानों को। और हरियाणा में प्राकृतिक खेती के लिए तो आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इस बार। प्राकृतिक खेती का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर आप खाद का प्रयोग ना उर्वरक का प्रयोग ना करें, उसकी बजाय आप खाद का प्रयोग करें। मैं 3 प्रशिक्षण केंद्र भी हरियाणा के खोले जाने की बात पहले आपको बता चुका हूँ, आप याद कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से आपसे एक सवाल कर सकता हूँ कि हरियाणा के अंदर प्राकृतिक खेती को सीखने के लिए टोटल कितने ट्रेनिंग सेंटर है? तो आप कहेंगे सर हरियाणा में वर्तमान में तो 2 ही है। 2 कौन से हैं सर? ये भी आपको पता होना चाहिए। एक तो है कुरुक्षेत्र केंद्र, एक है करनाल केंद्र। 2 है प्रशिक्षण केंद्र, एक है गुरुकुल कुरुक्षेत्र और एक है घरौंडा करनाल केंद्र। ये 2 है जहाँ पे किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है प्राकृतिक खेती की। इसके अलावा हरियाणा में 3 और खुलेंगे। 3 और खुलेंगे तो एक और खुलेगा कहाँ पे? एचएयू हिसार में, एक हमेटी जींद में, एक मंगियाना सिरसा के अंदर। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। +3 होके आपके कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। सर एक बात बताओ, ये प्राकृतिक खेती को तो चलो हम बढ़ावा दे रहे हैं, ये तो बात ठीक है, समझ में आती है हमें। लेकिन ये बात बताइएगा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते समय ये उर्वरक वाला क्या सीन आता है? आपको अगर ना नेशनल करंट अफेयर अपना ज्ञान आईक्यू वाली सीरीज आपने देखी होगी अभी 7 जुलाई वाली, वो एक्चुअली मैं मंडे टू फ्राइडे ही रखूंगा, तो वो आज तो शायद नहीं आएगी और कल हो सकता है कि मैं पूरे वीक के आपको उसमें रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। तो एक में मैंने एक सवाल पढ़ाया था, नहीं पढ़ा किसी ने तो मैं पढ़ा देता हूँ आपको भी। पीएम प्रणाम योजना के बारे में, ठीक है ना, पढ़ा हो तो किसी ने, वैसे भी किसी को पता हो इसके बारे में, पीएम प्रणाम ये सीधा सीधा इस सवाल से रिलेट करती है। पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म भी है वैसे तो, पर मैं नहीं चाहूंगा कि कोई इतना लंबा फुल फॉर्म याद करे, बहुत लंबा है, ना ही शायद किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट ऑफ मदर अर्थ, इस करके कुछ ऐसा फुल फॉर्म है। तो काफ़ी लंबा फुल फॉर्म है, ज़रूरी नहीं है इतना याद करना। आपको मैं ये बता देता हूँ कि इस पीएम प्रणाम योजना को जो है ना, भारत सरकार के कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, उसके द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। और ये बेसिकली यूरिया के ऊपर सब्सिडी है। ये इस योजना के तहत जो है ना, फाइनेंशियल ईयर 2024, 2025 और 2026 के लिए जो है ना, यूरिया के ऊपर सब्सिडी 3.68 लाख करोड़ जो है ना सब्सिडी दी जाएगी। आप कह रहे हो सर एक तरफ तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हो, दूसरी तरफ आप यूरिया पे सब्सिडी दे जा रहे हो, ये क्या मतलब है? बताता हूँ, इसके अंदर कुछ और लॉजिक भी डाले हैं। अब देखो, इसको रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है। अब ये यूरिया पे सब्सिडी तो दी जा रही है, ये तो चलो ठीक है, लेकिन सरकार चाह रही है फिर भी कि यूरिया लोग कम से कम यूज़ करें। सर सब्सिडी का मतलब क्या है? सब्सिडी का मतलब ये है कि भैया तुम जो 1 कट्टा यूरिया का यूज़ करते हो ना, कट्टा बोरा बैग जो भी कहते हो, उस वो लगभग 2,000 रुपये के आसपास का होता है। और हमें वो सब्सिडी पे मिल मिला के जो है ना, वो लगभग 240 से और 270-80 रुपये के अराउंड इसके बीच में मिलता है वो आपको, ठीक है ना। देख लीजिएगा कितना रेट, हालांकि ये पहले बहुत सस्ता आता था। पहले मैंने एक दिन पापा से इसके बारे में जिक्र किया था, तो वो कह रहे थे कि ये पहले तो बहुत सस्ता होता था, 100 रुपये से कम का था, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ी फिर 150 के रुपये के आसपास, 170 के आसपास, तो कैसे काफ़ी लंबे समय तक चला था ये। और अब ये इतना है, फिर भी बहुत कम है, सोचिएगा जहाँ इसकी एक्चुअल लागत कितनी है और कितने में आपको मिल रहा है। इसीलिए ये पैसा दिया जाता है सरकार की तरफ से सब्सिडी में। अब आप कह रहे हो सर ऐसे तो प्राकृतिक खेती में कभी बढ़ावा मिलेगा ही नहीं, सरकार ऐसे सब्सिडी देती रही तो नहीं मिलेगा। इसी के लिए इसी पीएम प्रणाम योजना के अंदर कुछ लॉजिक डाले गए। क्या लॉजिक है वो देखो। पहला तो सरकार ने ये कहा है, भारत के सभी राज्यों को कहा है, हरियाणा समेत ही है खैर इसमें, तो सभी राज्यों को एक बात कही है कि तुम अगर यूरिया जो लोग यूज़ कर रहे हैं, जितने भी लोग यूरिया यूज़ कर रहे हैं, उस यूरिया यूज़ को अगर तुम कम कर दो तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। जैसे क्या कि तुम लोगों को प्रोत्साहित करो, लाइक जैसे हरियाणा ने कह दिया कि तुम अगर देसी गाय खरीदते हो तो तुम्हें 25,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। उसके गोबर से ही तुम जीवामृत घोल बना सकते हो, इसके लिए तुम्हें 3,000 रुपये जो है ना दिए जाएंगे। अगर तुम ऐसा करते हो तो ओवरऑल जो केंद्र सरकार की सब्सिडी बचेगी भी आपके प्रयास से, आपके राज्य में मान लेते हैं कि साल भर के अंदर 50,000 रुपये की जो है ना, 50,000 करोड़ रुपए की मान लेते हैं यूरिया जाती थी, और अब आपके इतने प्रयासों की वजह से क्या है कि आपके राज्य के अंदर मान लेते हैं कि 30,000 करोड़ की ही यूरिया जा रही है। मतलब आपने टोटल कितने बचा लिए? आपने टोटल 20,000 करोड़ रुपए बचा लिए आपके राज्य ने। तो सरकार ने क्या कहा है, केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत, कि अगर आप ये पैसा जो भी बचाओगे सब्सिडी वाला, तो इस पैसे का 50% उस आपके राज्य को ग्रांट के रूप में मिलेगा।
मतलब आपका 20,000 का 50% कितना होगा, 10,000 हो गया। 10,000 करोड़ आपको ग्रांट के रूप में दिया जाएगा। ये पैसा आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, लाइक ऐसी योजनाओं को और आगे बढ़ाने के लिए आप लगा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। दूसरी बात ये है कि इसी पीएम प्रणाम के तहत राज्यों को एक और यूरिया दी गई है, जिस यूरिया का नाम है यूरिया गोल्ड। अब सर ये यूरिया गोल्ड क्या है? यूरिया गोल्ड तो एक्चुअली प्रधानमंत्री मोदी ने नाम दिया है इसका। वैसे तो इस यूरिया को एक्चुअली तो क्या कहते हैं, एक्चुअली इसको कहा करते हैं हम सल्फर कोटेड यूरिया के नाम से जाना करते हैं, ठीक है ना। इसको जाना करते हैं आप लोग सल्फर कोटेड यूरिया। सर ये सल्फर कोटेड यूरिया, देखो वैसे भी जमीन के अंदर आपको पता है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और ह्यूमस है और बहुत सारे तत्वों की भी कमी होती है। तो अगर आप यूरिया पे सल्फर लपेट देंगे, उसको कोट कर देंगे, तो इसका मतलब ये है कि जमीन में यूरिया की तो कमी पूरी होगी होगी, कि मतलब नाइट्रोजन की कमी तो पूरी होगी होगी, सल्फर की भी कमी पूरी हो जाएगी। और इससे क्या है, इससे थोड़ा बेनिफिट इस प्रकार का मिलेगा कि ज़्यादा यूरिया लगेगी नहीं। क्यों नहीं लगेगी? साधारण यूरिया आप अगर खेतों में डालते हो ना, तो मैं बताता हूँ ये लगभग लगभग आपको 30% इसकी एफिशिएंसी देती है। जो नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी होती है ना, वो लगभग 30% ही देती है नॉर्मल यूरिया। लेकिन जो आपकी ये यूरिया गोल्ड है ना, ये आपको 78% की एफिशिएंसी देगी। मतलब आप कम यूरिया डालोगे, क्योंकि आपको अपने आप भी ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी। तो इसी करके एक काम ये भी अपनाया है ताकि लोग कम यूरिया का यूज़ करें। मतलब है तो यूरिया देने का ही, लेकिन इसमें थोड़ी नई टेक्निक विकसित कर दी है, ऐसा समझ लीजिएगा। बाकी एक आपको पता ही होगा, आजकल एक नैनो यूरिया भी बहुत फेमस हो रखी है। हालांकि कुछ बच्चों को मैंने पूछा था एक दिन, तो कमेंट में उन्होंने ही जवाब दिया था कि सर नैनो यूरिया इतनी ज़्यादा यूजेबल नहीं है। इसको लॉन्च किसने किया था? इसको लॉन्च इफ्को के द्वारा किया गया था। इसका भारत में सबसे पहला प्लांट जो है ना, भारत के अंदर सबसे पहला प्लांट इसके अंदर लगा था, कलोल के अंदर लगा था। ये कलोल कहाँ पड़ता है? ये कलोल पड़ता है गुजरात के अंदर पड़ता है कलोल, ठीक है। और भारत सरकार का टारगेट है, या इफ्को का भी टारगेट है इसके अंदर, 2025-26 तक जो है ना, ये भारत में 8 और नए प्लांट बनाएंगे। 8 और नए प्लांट बनाएंगे। इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट इतना ही है कि आप यूरिया से रिलेटेड जो है ना आत्मनिर्भर बन जाए। यूरिया से रिलेटेड जो है ना आत्मनिर्भर बन जाए, किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। क्यों ऐसा माना जाता है? ऐसा एक आंकड़ों के अनुसार पता लगा कि 195 लाख मैट्रिक टन अगर आप यूरिया लेते हो, ये बराबर होता है 44 करोड़ यूरिया की इस इफ्को की बोटल्स वाला। आपको पता है ना, देखा भी होगा खैर आप लोगों ने, छोटा सा बोटल्स ही आता है ये, आपका रेट लगभग बराबर है। तो ऐसा है कि कहते हैं इससे ज़्यादा एफिशिएंसी है, पर इसका स्प्रे करना जो है ना, इसका स्प्रे करना पड़ता है और उसको छींटना पड़ता है, ठीक है ना। तो कुछ लोगों की ये भी समस्या है कि स्प्रे कौन करे, इससे अच्छा सीधे ही छींट दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। खैर जो भी बात रही है, पर नैनो यूरिया जो है ना, इसका एक काम तो है ही है। हालांकि और बहुत सारे काम है कि जिसे हम लोग हमारी ज़मीन को प्राकृतिक खेती की ओर लेके जा सकते हैं। उसमें से आप लोगों को एक बात याद होगी, एक ना एक योजना और है जो आपके ऑर्गेनिक जो उर्वरक होते हैं। ऑर्गेनिक उर्वरक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक उर्वरक का मतलब होता है केंचुआ खाद होगी या गोबर से बनी हुई खाद होगी। इसके लिए एक योजना है भारत सरकार की, उसका भी नाम आपको मैं बता ही देता हूँ। वो योजना है मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है ना। असिस्टेंट स्कीम जो है ना, ये है। और इसमें ऑर्गेनिक उर्वरक यानी कि ये गोवर्धन योजना के तहत बन रहे जो भी उर्वरक होते हैं ना, उसको प्रमोट करने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है। और आप लोगों को खैर अच्छे से पता होगा कि गोवर्धन जो योजना है ना, वो जल शक्ति मंत्रालय ने स्टार्ट की थी। इसके अंदर क्या करते हैं? इसके अंदर 500 वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो इनको भी ज़रूर याद रखना है आप लोगों को। और इसी ये गोवर्धन योजना के तहत ही आप लोग अभी इस सवाल को पढ़ ही रहे थे, ठीक है। सो आज का तो सेशन इतना ही है। आज कोई बहुत ज़्यादा और वैल्यूबल न्यूज़ मुझे दिखी नहीं थी, तो ये इतने ही क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा कि एक करंट अफेयर है आपके लिए, ठीक है ना, कि छत्तीसगढ़ एक राज्य है भारत का, ठीक है ना, छत्तीसगढ़। इस छत्तीसगढ़ के अंदर अभी हाल ही में डिप्टी सीएम बने हैं या उप मुख्यमंत्री बने हैं, वो कौन बने हैं? और छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा आपको अगर पता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको अगर पता है, तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, ठीक है। शुक्रिया, राधे राधे। मैं मिलूंगा आप लोगों को अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। स्टार IQ एप्लीकेशन पे आप लोग विजिट कर सकते हैं ग्रुप D के बैच के लिए भी, और CET मेंस MCQ और थ्योरी दोनों बैचेस के लिए। शुक्रिया।